नमस्कार। 12th क्लास के सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें, मैं आपका अनिल सर। और आज अपन लगभग 7 चैप्टर जो पूरे अपने हो गए हैं व्याख्या वगैरह काव्य खंड में। और आज जो अपना चैप्टर है वो अपन व्याकरण का पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज सभी 12th क्लास के छात्र छात्रा ध्यान दें कि हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा का टॉपिक है पहला। तो आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे करीब 7-8 पॉइंट हैं। उनमें से सबसे पहला जो पॉइंट है काफ़ी सरल भी है, लेकिन सरल कब बनेगा जब आप इसे ठीक से पढ़ के नोट कर लेंगे तब तक ही। अब देखिए भाषा, पहला टॉपिक है भाषा। तो भाषा का मतलब जैसे अपन क्या लेते हैं, मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा। ये देखना, भाषा व्याकरण और लिपि, ये 3 बिंदु है। और ये जो टोटल की मार्क्स की बात करते हैं, ये 2 नंबर का अपने आएगा, केवल 2 ही मार्क्स का आएगा। ध्यान रखना आपको कि 2 मार्क्स का ये पॉइंट आएगा। अब इसमें आपसे परिभाषा पूछ सकते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या होती है, या फिर व्याकरण के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर लिपि के बारे में। लेकिन आप सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें प्यारे बच्चों की, जो अपन पढ़ रहे भाषा, इसको बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा उपयोग है। तो ये एक मिला जुला बिंदु है। हमें पढ़ने की बात ये है कि भाषा व्याकरण लिपि का जो बिंदु है 2 नंबर का है। इसे ठीक से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन है वो आपके विवेक पे आधारित साइकोलॉजी को जानने के लिए आता है क्वेश्चन। ठीक है, कोई फिक्स बातें नहीं होती है, लेकिन वैसे समझना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे भाषा। तो देखिए, बात करें कि भाषा क्या है। ठीक है, आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि 12वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र छात्रा कोई भी आराम से दे सकता है। बस उसे कहेंगे इसको सुपरिभाषित करके लिखो, सिस्टमेटिक ढंग से लिखो, तो वहां आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा। बाकी मैं समझता हूँ कि भाषा के बारे में आपसे पूछे तब बता देंगे। अब बात करते हैं कि भाषा क्या है। ठीक है, तो सिंपल सादा अर्थ में बात करते हैं कि जो मानव जाति है, ये प्राणी जगत है। आप जानते हैं कि प्रत्येक प्राणी अपने जैसे प्राणी से बातचीत करता है, या अपने मन के, कोई प्राणी को अपने मन के भाव होते हैं, कुछ विचार होते हैं, या कोई भी उसके दिल में जो बात मन में आ रही है, उस बात को दूसरे के सामने प्रकट करता है और फिर उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस की यानी अपेक्षा रखता है। तो एक प्राणी अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए, बतलाने के लिए, समझाने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेता, माध्यम मैं क्या बोल रहा हूँ, माध्यम, विधा, एक विधा भी कह सकते हो, माध्यम भी कह सकते हो, कि जिस माध्यम में विधा का सहारा लेता है वही माध्यम क्या बन जाता है, भाषा। ठीक है, बात करें कि एक व्यक्ति अपने मनोभावों को, विचारों को, अपने इच्छाओं को, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के सामने जिस माध्यम से प्रस्तुत करता है, प्रकाशित करता है, या जो संप्रेषण करता है, ठीक है, उसी माध्यम को भाषा कहते हैं। ये तो हो गई है भाषा क्या है इसकी बात। प्रत्येक चीज को नोट कर चले, ध्यान देते चले, समझते चले। अब देखने वाली बात यह है कि भाषा किसके लिए, तो प्राणी के लिए भी होगी, लेकिन बात कर ले मनुष्य के लिए, क्योंकि अपने बोर्ड के मैट्रिक हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो मनुष्य जाति का विकास करने के लिए, मनुष्य जाति का विकास करने के लिए जो एक व्यक्ति के मनोभाव होते हैं, विचार होते हैं, इच्छाएं होती हैं, या कुछ या कहें सुझाव होते हैं, ठीक है, वो सुझाव, विचार, बातें सामने वाले व्यक्ति को समझाने, बताने या अपनी आवश्यकता पूर्ति करवाने हेतु जिस माध्यम का प्रयोग करके हम उसे समझाते हैं, माध्यम भाषा हो गई। घुमा फिराने की बात नहीं, बात वही है कि अपने विचार को प्रकट करना कैसे है, वो क्या कहलाती है, भाषा। तो भाषा क्या है इसमें आप समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ एक पॉइंट ये अपनी किताब में, लेकिन ये मैंने अपने हिसाब से बना दिया कि भाषा क्या है। इसका प्रश्न आ जाए तो क्या करें, ठीक है, समझ जाइए आप। फिर बात करते हैं कि भाषा जो शब्द है ये कहाँ से प्रश्न, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से वैसे आप समझ चुके, दैट्स ऑल क्लियर हो गया। लेकिन भाषा कहाँ से बना, कौन सा शब्द है, इसको भाषा क्यों कहते हैं, कई बातें आती हैं। ठीक है, देखिए बात करें कि भाषा जो शब्द की व्युत्पत्ति, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो आप जानते हैं कि जो 3 जो भाषाएं बात करते हैं, सबसे पहले संस्कृत होती है, इसको संस्कृत पढ़ा जाता है। सच्चाई तो यही है, शुद्ध यही होती है, लेकिन अपन संस्कृत पढ़ते हैं, उस मैं को क्या लगा देते हैं, अनुस्वार में। मैंने आपको बताया था अनुस्वार कैसे बनाते हैं, अनुस्वार बदल देते हैं, मैं होता वो बिंदु बन जाता है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ। संस्कृत की बात करें तो देखिए, हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपन लिख दिया, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं सम धन विधान, क्या लिख दिया मैंने, सम धन विधान लिख दिया।
ठीक है। अब इसमें देखने की बात ये है कि जो सम है ना मैं इसको और इसको अगर साथ में लिखें क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा संविधान बन जाएगा। देख रहे हैं आप। अब देखिए कि ये जो मैं था ना ये इसी के ऊपर आ गया है, तो ये मैं क्या है ये पंचम अक्षर में आता है। आप जानते हो प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर जो होता है जैसे अड़ है, ये है, ण न मैं इस तरह से होता है। तो इस तरह देखिए मैं क्या है पंचम अक्षर है, लेकिन इसको अगर सम निषेध करते तो सम प्लस विधान आता है, ऐसे सम प्लस कृत, सम प्लस कृत संस्कृत का होता है। हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं हम ये जो व्युत्पत्ति होती है तो जो बात करें भाषा, तो मैंने कहा कि जो तीन भाषा होती है संस्कृत जिसको संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी की बात करते हैं। तो संस्कृत की जो शब्दावली है उसका ये जो व्याकरण में तो संस्कृत से ज्यों का त्यों ही हिंदी में रूपांतरण कर दिया है। ये बात अलग है कि हिंदी अकादमी ने उसका रूप छोटा करके कैसे भी उसको केवल परिभाषा और उदाहरण एग्जाम्पल ले ली हमने, जबकि संस्कृत में क्या है कि एक ही बात को समझाने के 4-5 और लक्षण हो जाते हैं। तो बात करेंगे कि जो भाषा शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से, या संस्कृत में एक शब्द है संस्कृत की जो भाष धातु, संस्कृत में एक चलती भाष धातु होती है, ठीक है, भाष धातु से बना। प्रश्न आ जाए कि जो भाषा शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया, तो मतलब कि संस्कृत भाषा जो है संस्कृत की भाष धातु से, संस्कृत की धातु है, धातु का मतलब अपन हिंदी में क्रिया ले सकते हैं, वो सोने चांदी वाली धातु नहीं है। कौन सी है धातु, मतलब आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा जैसे पढ़ती पढ़ता पढ़ती रूप शब्द धातु की क्रिया होती, क्रिया को धातु कहते हैं संस्कृत में। अब बात करें हम इसकी कि जो संस्कृत की भाष धातु से क्या बना है, भाषा शब्द बना है। और चलो संस्कृत की भाष धातु से बन गया तो भाष का अर्थ क्या होता है, तो आप हम इसको जाने कि जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्त वाणी। व्यक्त क्या है, व्यक्त वाणी, मतलब जो हमने व्यक्त कर दी, हमने सामने रख दी, हमने प्रकट कर दी, उसको कहते हैं व्यक्त वाणी। तो संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्त वाणी। अब बात करेंगे कि देखिए वाणी क्या है, हमने अपने विचार प्रकट किए, विचार व्यक्त किए, मनोभावों को व्यक्त किया, तो विचार या मनोभावों को प्रकाशित बात करें, इसमें प्रकाशित की बात करें कि प्रकाशित करने का जो साधन है उसी को भाषा कहा जाता है। समझ रहे कि भाषा है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अपने विचारों को, मनोभावों को प्रकाशित करने का जो माध्यम या साधन होता है उसी को भाषा कहते हैं। कई बार आप समझ चुके हैं इस प्रकार से। अब बात कर लेते हैं कि भाषा की परिभाषा। तो ये तो क्या कहते हैं भाषा क्या है, भाषा शब्द की सबसे बना है, कैसे प्रयुक्त होता है, क्या इसका अर्थ होता है। अब बात कर रहे हैं कि भाषा की परिभाषा। अब इसके बारे में भी बहुत से भाषा वैज्ञानिक है उन्होंने कुछ और कहा है, संस्कृत के जो आचार्य, हिंदी के जो अकादमी के आचार्य उन्होंने कुछ और कहा है। आपका बोर्ड का मैटर है इसलिए आपको ज्यादा उलझन में नहीं जाना है। करना क्या है कि भाषा की जो परिभाषा की बात करें तो ठीक से परिभाषा ध्यान रखनी अपने को। कैसे, देखिए महाभाष्यकार, ये कोई याद रखने की चीज नहीं है। आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हम बुलाते हैं या भेज कुछ भी या बोलते हैं तो सम्मानजनक सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो सम्मान सूचक शब्दावली का यहाँ पे है कि पतंजलि, कि पंतजलि नहीं पढ़ना, इसको पै पूरा है, तय पे बिंदी है तो पतंजलि पढ़ेंगे, ठीक है। महर्षि पतंजलि का नाम सुना होगा आपने। तो देखिए तो ये बात करें कि महाभाष्यकार, अब ये तो नाम इनका ये है और ये इनकी उपाधि देती है महा, यानी महानता। भाष्यकार का मतलब है कि भाषा के जानकार। तो किसी के भी पिछले से ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं फिक्स नहीं कर पीछे लगाएंगे। क्या बोलेंगे कि महाभाष्यकार एक व्यक्ति पतंजलि, पतंजलि जो है उन्होंने कहा है, क्या कहा भाषा के बारे में, उनके अनुसार परिभाषा। तो आपके की जो परिभाषा देंगे ना तो आपकी परिभाषा फिक्स हो जाएगी कि ये जो स्टूडेंट लिख रहे हैं ये फिक्स है कि महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार भाषा की परिभाषा इस प्रकार है। तो क्या लिख दोगे, अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे अपन कि यह एक बहुत ही शॉर्ट स्वीट परिभाषा है कि ध्वन्यात्मक, क्या बोला है, ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक का मतलब होता है ध्वनि करके। आप जानते हो जैसे पक्षियों का चहचहाना, पशुओं का रंभाना, ठीक है, नदी का चल हवा का चलना, ये सब क्या ध्वनि तो है। लेकिन आगे देखिए ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा ध्वनि कर रहे, उच्चारण कर रहे, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का, अपने विचारों का प्रकटीकरण की भाषा है। शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा है
कि महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार भाषा की शुद्ध परिभाषा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण। अपने मन में जो विचार थे उसको, जैसे मान लो मेरे मन में विचार है कि मैं 12वीं क्लास के छात्र छात्राओं को व्याकरण के बारे में पढ़ाऊं, भाषा के बारे में पढ़ाऊं, तो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ना, ये मेरे मन में विचार थे। अब देखिए एक अच्छी बात आपके सामने समझ में आ जाएगी, उन विचारों को पहले मैंने बोर्ड पे लिखा है ताकि प्रमाण हो जाए कि मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। सिलेबस फिक्स हो गया कि इसके अलावा कुछ बस अपने वेग से बोलते कि अनावश्यक नहीं बोले, तो मैंने लिख दिया। तो ये एक रूप भाषा का, आगे पढ़ेंगे हम भाषा के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए ये लिखित रूप हो गया। इसको यानी मेरे मन में विचार थे तो मैंने विचारों को पहले बोर्ड पे उकेर दिया या कॉपी में नोट करते, फिर उन्हीं विचारों को आपके सामने बोलकर बता रहा हूँ। तो मैं आपको जो बातचीत कर रहा हूँ, आपका मेरा जो कम्युनिकेशन हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है, ये जिस माध्यम से हो रहा है, किस माध्यम से? भाषा से। मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसको समझ पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, जो हमारा कम्युनिकेशन ये भाषा हो जाती है। यानी कि एक व्यक्ति के मनोभावों को प्रकट करने का जो माध्यम है, जो संप्रेषण का तरीका है, वो ये गलत है, भाषा। वो एक परिभाषा की बात अलग थी। अब इसके अनुसार क्या है कि भाषा की क्या है कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ऐसा कौन कहते हैं? महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करें कि जैसे इन्होंने तो ऐसा कह दिया है, ठीक है। और देखिए सॉरी, यहाँ पे थोड़ा है कि महाभाष्य पतंजलि ने कुछ और कहा था। क्या कहा था कि मनुष्य, ये लाइन थोड़ा डिफरेंट हो गई है कि मनुष्यों की व्यक्त वर्णात्मक वाणी भाषा है। पतंजलि ने ये कह दिया है, और ये एक दूसरे मतलब भाषा वैज्ञानिक है, भाषा जानकार है, हालांकि कोई नाम नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा रखने हमारे को। तो ये चीज अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो पतंजलि कहते हैं कि मनुष्यों की बात करें, मनुष्य की व्यक्त वर्णात्मक, मनुष्यों की व्यक्त वर्णात्मक वाणी ही भाषा कहलाती है। वर्णात्मक, और वर्णात्मक का शब्द होता है वर्णात्मक। वर्णात्मक का मतलब क्या लेंगे? एक कोई भी शब्द है उसका वर्णन करते हैं। मेरे मन के जो विचार हैं उनको मैं तरीकेबद्ध रूप से बोल रहा आपके सामने। तो किसी भी शब्द को या वाणी को हम क्योंकि अगर वर्णन करके बताते हैं तो वर्णात्मक हो जाती है। तो मनुष्यों की, बहुत से मनुष्य हो गए, उनकी व्यक्त बोली गई वर्णात्मक, वर्णन करने के बाद वाणी की भाषा कहलाती है। तो ये एक किसी हिंदी भाषा जानकार व्यक्ति की, जो हिंदी अकादमी में विशेषज्ञ है, उसके अनुसार है ये वाली भाषा है, ये नीचे वाली। तो और पहली वाली जो भाषा है ये पतंजलि के अनुसार, जो आपके सामने ऐसे कैसे दिख रही है, आप इसमें नोट करते देख सकते, समझ सकते हैं। तो भाषा की परिभाषा के बाद में बात करेंगे किसकी? इसके बाद में बात करेंगे कि भाषा के प्रकार, हाउ मेनी काइंड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। तो बात करें कि कितने प्रकार होते हैं। अब देखिए प्रकारों में तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी जो मुख्य रूप से देखा जाए ना, तो अपने सिलेबस के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से दो ही माने जा रहे हैं। बोल रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ मैं, वो मौखिक हो गया, और अगर उसको लिख दूंगा तो लिखित हो जाएगा, रटने वाली बात नहीं है। हाँ, कहीं कहीं हमें इसके 3 प्रकार मिल जाते हैं, मौखिक, फिर है लिखित, और फिर है सांकेतिक। और सांकेतिक भाषा को अगर इग्नोर कर देते हैं ना, तो कहीं लॉस भी होता है, क्योंकि आज आप और हमारी जो दिनचर्या है, जिंदगी, उसमें आप जानते हैं कि सांकेतिक भाषा भी बहुत अधिक मात्रा में काम आती है। फिर चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, या रोड के सिग्नल्स हो, या फिर कोई और चीज़ हो, ठीक है। तो सांकेतिक भाषा भी होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो भी सिलेबस के हिसाब से है उसमें 2 मुख्य माननीय, मैंने 2 का ही आपको वर्णन किया है कि भाषा के प्रकार। तो मुख्य रूप से भाषा 2 प्रकार की, तो मौखिक, मौखिक का मतलब मैं बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति से पशु पक्षी सब बोल रहे हैं, लेकिन बात ये करते हैं कि वो समझ में किस किस की आती, बात ये है। तो मनुष्य जाति का विकास करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करें वो भाषा ही। पहली बात तो ये हम मनुष्य हैं। अब जानते हैं कि जो भी मेरे मन के विचार भाव हैं, जो सुझाव है, कुछ भी हो सकता है, इच्छा भी हो सकती है, सुझाव भी हो सकता है, वो मैं बोलकर आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। तो जो बोला जाता है वो क्या है? मौखिक हो गए। और जो उसकी बोली हुई चीज को, क्योंकि बोली चीज समझ तो लिया, लेकिन कई दिनों तक याद रखने में क्या होता है, लिखना पड़ता है। मतलब टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, आपको बोलकर समझ में ऐसा ऐसा होता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं फिर कि उसको उस टाइम तो समझ लिया। टीचर कोई भी कितना डिफिकल्ट होकर समझाए, आप उस टाइम समझ जाते हैं, लेकिन उनको समय रहता है, लेकिन उसको फिर स्थायीकरण क्या करते हैं, उसे लिखना पड़ता है। तो बोले गई बातों को अगर लिख लेते हैं वो लिखित भाषा कहलाती है। तो बात कर रहे हैं कि भाषा के प्रकार के 2 भाषा प्रकार अपने हो गए हैं। पहला है मौखिक, तो मौखिक भाषा हम समझ चुके हैं। देखिए, तो पहला क्या है हमारा
मौखिक भाषा है, बोलकर समझाई जाने वाली बात, और इसी बात को क्या करते हैं हम लिखित भाषा भी कहते हैं। तो मौखिक की तो सिंपल सी बात है कि इसकी परिभाषा है कि मुख से बोलकर सामने वाले को अपने विचार या मनोभाव से अभिव्यक्त कराना, व्यक्ति को पेश करना, व्यक्ति का प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, मौखिक भाषा। लेकिन बात करें लिखित की, तो लिखित का क्या है कि लिखित भाषा या लिपि, एक अच्छी बात है कि लिखित भाषा या लिपि ही भाषा की पहचान है। एक अच्छी लाइन ये है कि लिखित भाषा या लिपि। अभी देखो छोटा सा शब्द लिपि, और यहाँ पर अलग से टॉपिक पे चल रहा है, तो बात ये है कि लिपि होती क्या है। अब देखिए जो भी आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये भाषा के बारे में बात करें, लेकिन जैसे मान लो कैसे कैसे आ कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा, मात्रा कैसे लगाएंगे, ये जो बनावट है, ये जिसको प्रस्तुत करने का तरीका है, उसी का नाम लिपि भी है। वो समझे आप कि जो भाषा चाहे वो अंग्रेजी की हो सकती है, हिंदी की हो सकती है, प्रत्येक भाषा में लिपि का प्रयोग होता है। ठीक है, अब बात करें कि जो लिपि है, ये लिपि क्या करती है कि अक्षरों की बनावट, उनको लिखने का तरीका, तो किसी भी भाषा को सरल व सही अर्थ में व्यक्त करने के लिए, सरल व सही अर्थ में व्यक्त करने के लिए, उसका शाब्दिक अर्थ निकलने के लिए जो प्रमाणिक रूप से उसको लिखा जाता है, उस लिखने की शैली को, उस लिखने के तरीके को क्या कहेंगे, लिपि चिन्ह कहेंगे। ठीक है भाई, चंद्रबिंदु कहाँ लगानी है, अनुस्वार कहाँ लगाना है, मात्राएं कहाँ लगानी है, सरलता कहाँ खींचनी, तो किसी भी, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी भाषा को लिपि चिन्ह का प्रयोग करते हुए सार्थक वाक्य बनाया जाता है, कोई वाक्यांश बनाया जाता है, वाक्य बनाया जाता है। तो लिपि की परिभाषा में आपको उलझना ही नहीं है, सीधी सरल है। हालांकि इस कॉलेज से आपको मैं पढ़ा भी दूंगा, समझने वाली बात है कि जो लिखित भाषा या लिपि को ही क्या कह दिया, भाषा की पहचान कह दिया है। तो लिपि का मतलब भी आप समझ गए हैं साथ साथ में कि कोई भी भाषा, उसको लिखने का जो तरीका है, जो लिखने की शैली है, उसी को लिपि कहते हैं। हालांकि इसके विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको और भी कुछ जानकारी मिलने वाली है। तो अभी बस ये है कि भाषा क्या है, कैसे, मैंने आपको प्रकार तो बता दिया। अब एक लास्ट पॉइंट है भाषा का कि भाषा और बोली, ये दो चीजें, इसमें क्या डिफरेंस है। तो भाषा जो है, भाषा का मतलब है कि बड़े क्षेत्र पे, बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्र में या बहुत बड़े समूह के द्वारा बोले जाने वाली जो बोली का हो, वो क्या है, भाषा है। यानी बहुत बड़ा समूह एक ही बोली का प्रयोग कर रहा है तो वो भाषा है। लेकिन छोटे स्थान पे कोई भी भाषा बोली जा रही है तो वो क्या है, बोली है। तो सिंपल सा अंतर करना है कि भाषा बोली के अंतर है कि छोटे समूह पे या छोटे कम क्षेत्रफल में कम लोगों द्वारा जो बोले जाने वाली भाषा होती है वो क्या है, बोली है। और जो बोली है वो भाषा की उपभाषा होती है। बोली भाषा की उपभाषा है, बोली छोटी है और भाषा बड़ी हो गई, बोली भाषा। ठीक है, तो देखो बोली का मतलब ये हो कि जैसे मान लीजिए आप जयपुर में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, ठीक है, तो जयपुर में जैसे सिटी में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और गांव में जैसे ढूंढाड़ी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। या थोड़ा इधर जाएं, थोड़ा उत्तर पश्चिम तो शेखावटी, थोड़ी पूर्व और उत्तर में जाएं तो जैसे बात करें शेखावटी भाषा है, कहीं और दिल्ली में थोड़ी अलग भाषा है। कहने का मतलब है कि जो अगर कम व्यक्ति बोल रहे हैं, एक गाँव ढाणी के व्यक्ति बोलते हैं ढूंढाड़ी भाषा। अब ढूंढाड़ी केवल भाषा नहीं बोल रही है, क्यों, छोटा सा प्रदेश है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की भाषाओं को हो जाता है। जैसे बात करें कि राजस्थान के लोग राजस्थानी बोलते हैं, लेकिन राजस्थानी जो है वो एक बड़ा एक राज्य हो गया तो वो क्या हो जाएगा, एक भाषा के रूप में आ जाएगी। ठीक है, हालांकि राजस्थानी भाषा को आज संविधान में जगह नहीं मिली, इस बात को आप जानते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दिया आगे इस बात में। तो भाषा बोली का छोटा सा अंतर याद रखना है कि बोली कम जगह के लिए बोलते हैं और भाषा बड़े समूह ज्यादा लोग बोलते हैं, भाषा हो जाती है। इसके और भी कुछ पॉइंट्स होंगे तो वो देखिए अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाएंगे और इस समझ में भी नहीं आएगा। तो भाषा बोली का अंतर इतना सा है कि कम लोगों के द्वारा जो बोली जाती है, कोई भी भाषा हो सकती है, कोई भी है ना लैंग्वेज, जैसे ढूंढाड़ी, शेखावटी या तोरावटी या अन्य भाषा हो सकती है। और जो एक समूह से बात करें हिंदी की, हिंदी पूरा भारत बोलता है, भाषा हो गई। ठीक है, तो जिस पूरे प्रदेश की भाषा एक हो वो उसकी भाषा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, इसको नोट करें, ध्यान रखें, धन्यवाद।